Today we will discuss the important chapters of basics of financial services. Okay. Basis of financial services, it comes in as one UNES. It's a specialization subject of finance stream. Okay, so let us begin with the first topic, that is called as the financial system. Now, what exactly means financial system? Financial system, we can say that it's a market. Okay, it's a market where participants comes together and trade in financial resources. Now, who are the participants? Participants can be leaders, lenders, investors, or the borrowers. Okay, the investors and the borrowers. Okay, the persons who want the financial resources. Okay, might be, it may be nationally or internationally, because right now various financial institutions from the abroad also comes in India for trading of financial goods and services. We will discuss what exactly the financial services are called as. Okay, so financial system is all about that, the gatheration of investors, lenders and borrowers. Okay, मतलब जिसको पैसा देना है और लेना है, ये लोग वहां पर आके फाइनेंशियली सर्विसेज में ट्रेड करते हैं. ट्रेड मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ व्हाट? ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल गुड्स. मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या है. ओके, यहाँ पर नाउ व्हाट एग्जैक्टली द फाइनेंशियल एसेट्स. अब यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या है, फाइनेंशियल गुड्स क्या है. ओके, तो जैसे कि शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, कमोडिटीज हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं. शेयर्स, आपको भी मालूम रहेगा कि ये शेयर्स होते क्या है, हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, और हम उसका एक हिस्सा बन जाते हैं. बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, commodities can be a gold. Okay, then instruments like the financial instruments. Okay, जैसे कि चेक्स हो गए हैं, हम चेक्स भी ट्रेड करते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज. व्हाट एग्जैक्टली दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स. ओके, ये सारे चीजों में क्या करते हैं लोग? इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ट्रेड करते हैं. ओके, और ये कहाँ कहाँ पर होते हैं? बड़ी बड़ी बैंक्स में होते हैं, फाइनेंशियल हाउसेस में होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में होते हैं. ओके, जहाँ पर ज्यादा मतलब जहाँ पे लोग उन्हें फाइनेंस की जरूरत रहती है, जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, बड़े बड़े मनी लेंडर्स हो गए. ओके, इवन दो नॉर्मल इंडिविजुअल पीपल आल्सो नीड द फंड्स. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेल्दी पीपल हो गए या बिजनेसमैन हो गए उन्हें ही ज्यादा इन चीजों में इंटरेस्ट रहता है, बिल्कुल नहीं. बट यहाँ पे एक आम इंसान को भी फाइनेंस रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, और अगर कैपेबल होता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज जॉब, ऑन द बेसिस ऑफ हिज इनकम, तो वो भी इन पर्टिकुलर एसेट्स में डील कर सकता है. ओके, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गया, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स क्या है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं. ओके, देन यहाँ पर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की बात करेंगे. ये जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड भी होता है और एक अनऑर्गेनाइज्ड भी होता है. ऑर्गेनाइज्ड ये मतलब एक सिस्टमैटिक प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ एस्टैब्लिश किया जाता है, जिसमें एग्जांपल ले सकते हैं. एग्जांपल ये फैक्ट, ये रियलिटी है, हम एग्जांपल लेंगे नहीं यहाँ पर. जैसे कि अगर एक कोई बैंक स्टार्ट करनी है, that particular bank have to take license from the RBI, that is called as the Reserve Bank of India. Why Reserve Bank of India? Because Reserve Bank of India is a central bank of India. Okay, Reserve Bank ये the father of all banks. इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उनके पिताजी कह सकते हैं आप, या उनको कंट्रोल करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है वो है RBI, that is called as Reserve Bank of India. तो Reserve Bank of India से उन्हें अप्रूवल लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है कि भाई हमें भी बैंक्स में ट्रांजैक्शन करना है, बैंक्स में ट्रेडिंग करना है. ओके, जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो प्रॉपर अथॉरिटी, प्रॉपर अपेक्स बॉडी, प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी. नाउ RBI इज अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ व्हाट? रेगुलेटरी बॉडी ऑफ बैंक्स. इनसे कुछ अप्रूवल लेकर आती है, मतलब देयर इज सम लीगल एग्जिस्टेंस है वहां पर, मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज हो रही है, सिस्टमैटिक फॉर्मेलिटीज हो रही है, ऑन द पेपर वर्क हो रहा है. ओके, जहां पर एक कह सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर एक अपेक्स बॉडी का स्टैम्प है, तो मतलब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक मैनर में काम किया जा रहा है. उसे कहते हैं ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सेक्टर. बिकॉज यहाँ पर कोई करता धरता है, कोई कंट्रोलिंग पावर है, कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी है.
जो उसको मैनेज कर रही है, जो उसे सेफ गार्ड भी कर रही है, जो उसे प्रॉपरली सुपरवाइज भी कर रही है। जैसे कि जितने भी बैंक्स के ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे कि यूनियन बैंक हो गई, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गई, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गई, स्टेट बैंक्स हो गई, बहुत सारे जो बैंक्स है, उनके जितने भी कामकाज है, उनकी जो ट्रेडिंग्स है, उनको अच्छे से कंट्रोल सुपरवाइज करने का काम कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? अब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या है कि यहाँ पे आरबीआई का ज्यादा कंट्रोल्स नहीं है। आरबीआई का कंट्रोल मतलब ना के बराबर होता है। अभी आप बोलोगे सर ये एग्जैक्टली होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब बेसिकली देखिए, हमें जब लोन लगता है, हमें जब लोन की जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं? बैंक्स के पास चले जाते हैं। ओके, जैसे कुछ लोग आज ही देखिए मल्लापुरम गोल्ड लोन है, मुथूट फाइनेंस है, ओके, डीएचएफएल है, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पर हम लोग जाके क्या करते हैं? लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो व्हीकल लोन्स हो, चाहे वो कोई भी अलग रेनोवेशन लोन हो, एजुकेशन लोन हो, ओके, हाउस लोन हो, ये जितने भी लोन्स रहते हैं हम इन इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं। बट इन इंस्टीट्यूशन को कवर कौन करता है? एक रेगुलेटरी बॉडी। बट कुछ ऐसे लोग भी हैं, उनके पास से भी हमें पैसे मिल सकते हैं, बट नॉट इन अ लार्ज क्वांटिटी, नॉट इन अ लार्ज फ्रैक्शन कह सकते हैं कि हमें ज्यादा अमाउंट नहीं मिल सकती। जैसे कोई 20,000 50,000 1 लाख रुपए। ये जो होते हैं मनी लेंडर्स, जैसे कि गाँव में होते हैं साहूकार होते हैं, ओके, जो जमींदार होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, या इवन जो कोई होते हैं ना बैच पे पैसा देता है, इंटरेस्ट पे पैसे देने वाले जो लोग रहते हैं, या कोई इससे ज्यादा पैसे, या आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। दे आर कॉल्ड एज अ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सेक्टर। मतलब देखिए कि अगर आपने किसी से बैच पे पैसे लिए, ओके, अगर आप वो बोलेगा नहीं अभी मैं तेरे को अर्जेंट पैसे दे रहा हूँ, आई विल टेक 10% इंटरेस्ट रेट, तो बोलेगा कि नहीं आरबीआई के तो इंटरेस्ट रेट रहेंगे तो 6-7% है, आप 10%, तो बोलेगा आरबीआई के गाइडलाइंस मैं नहीं मानता भाई, मेरा कोई मैं तो कंट्रोल आरबीआई नहीं कर रहा, मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। ओके, अगर तुझे जरूरत है लेके जा पैसे, नहीं है तो फिर भूल कर। और वो क्या करते हैं? उसको आपसे पेपर पे लिखवा देते हैं कि नहीं मैंने इस बंदे से इतना पैसा लिया है और इतने दिन में चुकाऊंगा और उसके साथ मैं इंटरेस्ट भी इतना पे करूंगा, और इफ आई फेल टू रीपे द लोन, तो वहां पर क्या करता हूँ? हम किसी एश्योरेंस देते हैं, गारंटर देते हैं उन्हें कि भैया अगर मैं कोई लोग पे करने के लिए, तो भाई मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा कोई रिलेटिव है, वो आपको पैसे दे सकता है। यहाँ पर ये पर्टिकुलर काम होता है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में होता है, और यहाँ पर आरबीआई का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होता। आरबीआई उनको कंट्रोल ही नहीं करता, वो अपने हिसाब से क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। उनका दिमाग रहा तो वो बोलते 12%, वो कहेंगे 20%। लोगों को अगर बहुत अर्जेंसी रहती है, बट वो ज्यादा बड़े अमाउंट से डील नहीं करते। ओके, अगर किसी को चाहिए कि भाई मुझे होम लोन लेना है, होम लोन के लिए अभी आप लाख रुपए के लिए भर दो, मिलता नहीं, इट टेक्स ह्यूज अमाउंट, लैक्स ऑफ रुपीज, तो उसको डायरेक्टली बैंक के पास ही जाना पड़ेगा। बट अगर छोटे मोटे कर्जे रहते हैं, छोटे मोटे कुछ चीजें उन्हें खरीदनी रहती है, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक, तो वो इन लोगों से पैसे ले सकते हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि भाई ये लोग ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। दे डोंट हैव एनी यूनिफॉर्मिटी व्हाइल एस्टैब्लिशिंग इंटरेस्ट रेट। ओके, वो अपने हिसाब से करते हैं, अपने मन से वो इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, नहीं लेना तो आप दूसरा रास्ता पकड़िए। इनका ये सिस्टम रहता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, है ना? ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई फॉलो नहीं करते, वो लोग गाइडेंस किसी की फॉलो करते ही नहीं। आरबीआई को तो बिल्कुल भी नहीं फॉलो करते। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड जहां पर आरबीआई का पूरा कंट्रोल रहता है। आरबीआई के साथ साथ अगर कोई बड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है, लीगल अथॉरिटीज जिसको गवर्न करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सेक्टर। और जिस संस्था को, जिस सेक्टर को गवर्नमेंट का, रेगुलेटरी बॉडीज का इंटरफेरेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल system or sector. Okay, then we will move ahead to the next segment, just the components of financial system. Now exactly what are the components of financial systems? The first is the financial institutions. Now what exactly it means? The financial institutions is called as the particular firm, okay, the particular firm which are governed or controlled by some legal regulatory authority. Okay?
जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मैंने आपको कहा कि बैंक की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, दैट इज RBI। अगर इंश्योरेंस की बात की जाए तो IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक ऐसी संस्था है जो इंश्योरेंस बिजनेस को क्या करती है, कंट्रोल करती है। RBI बैंकिंग सेक्टर्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है। SEBI, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो संस्थाएं हैं ये क्या करती है, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करती है, सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स, इनके जो ट्रांजैक्शन है इसके ऊपर कंट्रोल करती है, उनको सुपरवाइज करती है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, जैसे कि बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, LIC हो गया, यूनियन बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ओके, देन शेर खान, इनको ये जो क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिसको कोई रेगुलेटरी बॉडी गवर्न कर रही है, कंट्रोल कर रही है, सुपरवाइज कर रही है, ओके, अपने गाइडलाइंस के लिए, ओके, फॉर द सिस्टमैटिक ऑपरेशंस के लिए, फॉर सिस्टमैटिक ऑपरेशंस फॉर व्हाट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मैंने आपको बता दिया एग्जांपल क्या है, जिसमें बैंक्स आ सकती है, इंश्योरेंस आ सकती है, देन म्यूचुअल फंड्स कंपनीज आ सकती है, प्राइवेट लोन कंपनीज भी आ सकती है। दे आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नाउ वी कम फॉर द फाइनेंशियल मार्केट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इट मींस फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप के होते हैं, मनी मार्केट होता है और एक कैपिटल मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट मतलब जिस पर्टिकुलर कंपनी को अपने फंड्स को रेज करना है, फंड्स कैसे रेज कर सकती है, कि बाय स्टॉक से, बाय शेयर से, बाय डिबेंचर से, बाय बॉन्ड से, ओके। ये काम मतलब कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी कैसे पैसे को लेके आ सकती है कंपनी अपने पास, क्योंकि मैंने अगर कंपनी स्टार्ट की, मैंने कोई कंपनी स्टार्ट की है तो मेरे सपोज मेरा पास जितना पैसा था मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। सपोज मेरे पास कोई घर था या सपोज मेरे पास कोई ज़मीन थी तो उसको मैंने मॉर्गेज करके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, बट मेरे पास अभी उतना पैसा नहीं हो रहा है और मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं और पैसे कैसे लेके आ सकता हूँ। तो मैं लोगों को बोलूँगा कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, मैं उसमें से आपको कुछ शेयर्स दूंगा, शेयर है ना, बॉन्ड्स, किसी से फिर मैं उधार पे ले सकता हूँ, डिबेंचर्स, मैं कितने दिनों के अंदर मैं आपको पैसे दे दूंगा, डिबेंचर्स, ओके। सो दीज आर कॉल्ड एज अ कैपिटल मार्केट कंपोनेंट्स। फिर दूसरा आ जाता है, एक आता है मनी मार्केट। अभी मनी मार्केट में क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, ओके, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है इसमें डील्स करती है, ओके, ट्रेजरी बिल्स, देन सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन सारों में क्या करना है, हमें डील्स करना है, उसे कहते हैं मनी मार्केट। बट ये नॉर्मली ज़्यादा अमाउंट के लिए नहीं होता है, बहुत कम छोटे अमाउंट्स के लिए रहता है और इसका ड्यूरेशन भी बहुत ही कम पीरियड रहता है। जिसकी तरफ लोन लेते हो कि 10 साल 15 साल तक ले सकते हैं, बट ये जो ट्रेजरी बिल्स आपने कहा है या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कहा है, इनकी वैलिडिटी बहुत ही कम समय के लिए रहती है, 3 मंथ्स 6 मंथ्स के लिए रहती है, हमें इन्हें जल्दी रिपेमेंट करना पड़ता है, ओके। देन आ जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने आपको कहा है एसेट्स और सिक्योरिटीज, जैसे कि हमने कहा है कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स, ओके, देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिमांड ड्राफ्ट्स, these are called as the financial instruments, and then we call as the financial services. The financial services क्या है? Services by providing loan, by providing credit, by providing seed capital, okay, by providing interest, while interest on a loan, or we can say that अगर आप किसी कंपनी में शेयर से तो आपको डिविडेंड मिलेगा, किसी से लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप इन्वेस्ट इन दीज आर द सर्विसेज कॉल्ड एज द फाइनेंशियल सर्विसेज, ओके। जैसे कि कोई बंदा है, उसे फंड्स चाहिए मशीनरी खरीदने के लिए, टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए, ठीक है, उसके लिए कुछ लोन्स भी मिल सकते हैं, आपको बिजनेस लोन मिल सकता है। किसी को पढ़ाई करनी है, आगे जाके बड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीज लेनी है, तो यस, एजुकेशन लोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सर्विस ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, ओके। तो ये कौन कर सकता है, आपके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं, बहुत सारी, ओके, बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके लिए अवेलेबल हैं इन चीज़ों को आपको हेल्प करने के लिए। देन हम